हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डेली टेस्ट 2 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, डेली टेस्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। कुछ लाइट से क्वेश्चंस हैं, लेंथ से, एक साउंड से क्वेश्चंस हैं और एक सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर इस जगह पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें 1/9 है, वो गलत है। इसको मैंने करेक्ट कर इसमें लिखा है 19/50। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए कन्वेक्स लेंस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 12 मीटर पर सेकेंड से लेंस की तरफ चल रहा है। द स्पीड ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये कुछ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी। ये है कितना डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर लेंस से। और तब ये जा रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से लेंस की तरफ मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो ये जब इसको इमेज है, द स्पीड ऑफ द इमेज का स्पीड बताना है। तो यहाँ पर देखिए यूजुअली क्या होता है, एक लेंस होता है, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है, इमेज का डिस्टेंस बताना पड़ता है, इमेज कहाँ परफॉर्म कर रहा है, रियल है, वर्चुअल है, उसका मैग्निफिकेशन कितना है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इसका एक स्पीड है, किसी स्पीड से चल रहा है, और जब ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है तब उसका स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। राइट, हो सकता है यही स्पीड से हर जगह चल रहा हो, और इमेज उस वक्त जिस स्पीड से चलेगा वो मुझे बताना है। तो इसको बनाने का एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है तो हमारा कितना हुआ इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है सो -30 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ जो है सो कन्वेक्स है इसलिए प्लस लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो अभी इस केस में भी निकालते हैं। 1/f = 1/v, ये है लेंस फार्मूला। ये है 1/10 + 10, v हमें नहीं पता है, और u है -30। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। 1/10 ये प्लस हो गया, उधर जाकर माइनस हो गया 30, तो ये 2/30 हो गया, मतलब 1/15 हो गया। तो v हमें पता चल गया 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज बन रहा है 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस, मतलब राइट साइड में इधर कहीं बन रहा है। ये मान लेते हैं इसका f प्राइम के हैं, इसको f कहें, इसको 2f प्राइम कहें, 2f प्राइम 2f इसको। तो ये बीच में कहीं पर 10 है, ये 15 यहाँ पर बन रहा है, a प्राइम b प्राइम। अब यदि हमें डिस्टेंस स्पीड निकालना है इमेज का, तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पर, मान लीजिए जब यहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट को रख लेते और इमेज कहीं यहाँ बनता है वो निकाल लेते, इमेज का कितना मूव किया है इधर। मतलब कहने का मतलब है कि नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम हम ये कर सकते थे कि u जो है सो -30 नहीं लेकर 30 से 12 इसका स्पीड है, और सम कुछ टाइम 0.01 में कितना मूव कर गया, इसका स्पीड है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.01 टाइम में सेकेंड में कितना मूव कर गया, इतना। तो अब जो u है कितना रह गया, ये राइट में मूव कर रहा है तो ये प्लस नहीं माइनस होगा, तो ये हो गया -30 - 0.12, तो कितना आ गया -29.88, इतना सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम v निकाल सकते हैं। तो v में जो चेंज आया वो को हम डिवाइड कर देते टाइम से, ये टाइम तो दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, तब हमें उसका स्पीड पता चल जाता है, इमेज का स्पीड जो है वो पता चल जाता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर रखना पड़ेगा, और ये बिना कैलकुलेटर के आप कर नहीं सकते। तो एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको करने के लिए, तो यहाँ पर कोई दूसरा मेथड लगाएंगे, तब हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। कैलकुलस यूज करके हम इसको बता सकते हैं।
देखिए ये 1/f है, 1/v माइनस 1/u है। यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, एफ तो फोकल लेंथ है, वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अभी हम देखें तो भी उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेकंड के बाद या 10 मिनट के बाद भी देखें तो भी उसका फोकल लेंथ वही है। तो इसमें कोई चेंज तो आया नहीं। ये भी में चेंज आएगा, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी माइनस ये हो गया 1/u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, राइट, डी यू बाई डी टी। सजा के इसको लिखते हैं तो डी वी बाई डी टी कितना आया वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ये है भी डी वी बाई डी टी, ये भी है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस किस रेट से चेंज कर रहा है, यही है स्पीड ऑफ इमेज स्पीड। सबका वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ गया। तो भी कितना है, भी हमने निकाला 15 सेंटीमीटर, जब यू जो है सो 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी मैंने यू का -30 वैल्यू नहीं रखा, तो यहाँ पर लास्ट में तो रखना पड़ेगा -30। भी कितना आया +15 और डी बाई डी टी कितना है। अब डी बाई डी टी जो है विथ प्रॉपर साइन होना चाहिए। ये यू क्या है, शुरू में यू कितना है, ये इनिशियली जो है डी यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियली कितना है, ये है माइनस, यहाँ पर इनिशियली है -30 और फाइनली कितना है -30 से थोड़ा सा कम, राइट, क्योंकि राइट में मूव कर रहा है। मान लीजिए 29, तो ये कितना आया 1 आया, प्लस आया माइनस आया +1। तो यहाँ केवल हम साइन देखने के लिए बता रहे हैं आपको कि डी यू बाई डी टी जो है उसका साइन प्लस है। देख लीजिए बाद में ये -29 है, शुरू में ये 30 है, तो ये जो डिफरेंस आया यू एफ माइनस यू आई वो आया +1, सो +1 है। तो इसका ये जो चेंज है डी यू में वो प्लस है, इसका मतलब इसका स्पीड यहाँ पर जो हम लिखेंगे डी बाई डी टी जो कि 12 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना 12, तो इसको प्लस लिखें या माइनस लिखें वो देखने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे किया, तो प्लस लिखते हैं 12। और ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 टाइम्स 12, सो 3 आ गया। तो इमेज स्पीड आ गया हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये प्लस है, प्लस का मतलब है ये राइट साइड मूव कर रहा है। मूविंग अवे फ्रॉम लेंस। और आपका आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर 1। आप चाहते तो यहाँ पर u का वैल्यू -u रख के भी काम चला सकते थे, तब भी बना सकते थे, तब भी बन जाता है। उस केस में ये क्या होता है डी यू बाई डी टी जो है यहाँ पर -12 आता है, क्योंकि u ऑलरेडी माइनस रख दिया है आपने, तो केवल उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रखना पड़ेगा। शुरू में कितना है 30 और बाद में 29, तो बाद में 29 - 30 जो माइनस आया तो वहाँ -12 रखना पड़ता है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इमेज का स्पीड पता चल गया 3 मीटर पर सेकेंड। और ये इमेज जो है उसका स्पीड चेंज करेगा जगह जगह पर। ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम रख सकते हैं हर जगह पर, वो तो हमारे कंट्रोल में है, राइट। लेकिन इमेज का स्पीड जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो इसका फोकल लेंथ जो है वो डिसाइड करेगा कि किस जगह पर, इमेज का डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि उसका स्पीड क्या है। जैसे यहाँ यहीं पर देख लीजिए स्पीड जो नज़र आ रहा है यहाँ पर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यू तो ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट हम कहीं पर रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक इमेज डिस्टेंस मिलेगा, और ये है इमेज ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड पर ही केवल डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट कहीं पे, ये इसको यू को हम फिक्स करेंगे तो भी अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे ये भी चेंज होगा। और इस पर्टिकुलर केस में जब हमने यू को 30 सेंटीमीटर के पहले रखा लेंस के पहले, तो इमेज बना था 15 सेंटीमीटर पर, और उस केस में ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 25% है, ऑब्जेक्ट इमेज स्पीड का 25% है।
ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर होना चाहिए, 12 मीटर इसमें भी लिखा हुआ 12 मीटर। या कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 मीटर पर सेकंड ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो है सो मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डायमेंशन तो कट गया, भी यदि सेंटीमीटर में है, यू सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये जो डायमेंशन इसका है डी बाई डी टी का, जो कि मीटर पर सेकेंड है, वही डी बी बाई डी टी का, इमेज स्पीड का भी वही डायमेंशन होगा, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेम क्वेश्चन है जो पहले का क्वेश्चन था, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए कन्वेक्स लेंस, सेम है, ये 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 30 पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर, इसका फोकल लेंथ सेम 10 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, जहां एक पैसेज दे देता है और 2 या 3 क्वेश्चन उससे पूछते हैं। तो एक तरह सही पैसेज है और 2 क्वेश्चन हमने पूछा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इमेज हाइट, लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था कि इमेज का स्पीड क्या है, अब यहाँ पे इमेज का हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहीं यहाँ पर बना, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ये इमेज ए प्राइम बी प्राइम हुआ। अब इसको यदि हम चेंज करेंगे तो इमेज का जो हाइट है वो सेम नहीं रहेगा ना, भी चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा। मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन भी बाई यू होता है, और यही इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट होता है, ऑब्जेक्ट हाइट है और ये इमेज हाइट है। तो ये चेंज करेगा, जैसे जैसे हम u को चेंज करेंगे भी अपने आप नया एक वैल्यू लेगा और तब इसका मैग्निफिकेशन चेंज करेगा। तो ये पूछ रहा है कि इमेज का हाइट किस रेट से चेंज करेगा, इमेज का हाइट नहीं पूछ रहा है, उसके चेंज करने का रेट पूछ रहा है, किस रेट से बढ़ेगा या घटेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट के लिए, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लास्ट केस में भी ये 30 सेंटीमीटर पर था, अब भी वही 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम पहले तो निकाल लेते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u यदि -30 पर रखा हुआ है तो v कितना आएगा, ये 30 पर v कहाँ बनेगा, वो लास्ट टाइम भी निकाले थे, वो आया था कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो dm/dt मैग्निफिकेशन में जो चेंज हो रहा है, मैग्निफिकेशन चेंज करने का जो रेट है वो कितना होगा। यहाँ v भी फंक्शन है टाइम का, u भी फंक्शन है टाइम का, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u टाइम्स dvu/dt माइनस v टाइम्स du/dt बाई u स्क्वायर, राइट। और अब हम इस पर सबका वैल्यू रख देते हैं। u कितना है, u है -30, dv/dt कितना है, लास्ट क्वेश्चन से 3 आया था, सेम क्वेश्चन था, ये 3 आया था, +3 माइनस v कितना है 15, और dv/dt कितना है, ये लास्ट क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि dv/dt जो है सो +12 है। u कितना है -30, तो कितना हो गया -90 माइनस 180 बाय 900 माइनस 270 बाय 900, सो -0.3। ये वैल्यू जो हमें आया -0.3, ये किसका वैल्यू है, dm/dt का, और m कितना होता है, इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट तो फिक्स्ड है, इसको बाहर कर सकते हैं। इमेज का हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हो आ गया -0.3। तो इमेज का हाइट जिस रेट से चेंज हो रहा है वो हो गया -0.3 टाइम्स ये h0, और h0 कितना है 5 सेंटीमीटर बोला था, तो ये आ गया -1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो ये आपका आंसर हो गया।
हाइट जो है वो किस स्पीड से चेंज करेगा, माइनस 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस क्या कहता है, ये माइनस कहता है कि ये जो हाइट बढ़ेगा किधर बढ़ेगा, ये ऑपोजिट एक्स एक्सिस के तरफ बढ़ेगा, एक्स प्राइम की तरफ बढ़ेगा। तो यदि इमेज इन्वर्टेड था तो उसका हाइट बढ़ेगा, इमेज यदि इरेक्टेड है तो उसका हाइट घटेगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यदि जब u जो है सो 30 था तो v जो है प्लस 15 था, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और इधर माइनस में बढ़ रहा है। ये जो इमेज का हाइट जो है माइनस में बढ़ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इधर उल्टा है, इधर ही बढ़ रहा है। तो इमेज एक्चुअली हाइट बढ़ रहा है लेकिन वो इन्वर्टेड है। बस यही माइनस बता रहा है कि किधर किस डायरेक्शन में हाइट बढ़ रहा है, ये नीचे की ओर बढ़ रहा है। और चूंकि रियल इमेज जो है सो अब इन्वर्टेड ही है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब u 30 है तो ये और भी उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो आप इस तरह से एक लेंस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब दिया हुआ है और उसका स्पीड दिया हुआ है तो आप ये भी बता सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस कितने, स्पीड क्या है और इमेज का जो हाइट है, इमेज का हाइट जो है उसका बढ़ने का रेट क्या है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द apparent depth of the bottom of a liquid in beaker is 12 सेंटीमीटर। ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, पानी है या नहीं। द रियल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। और एपेरेंट जो डेप्थ है इसका, एपेरेंट डेप्थ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन है थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू यदि इनके हैं, म्यू 1 से ज़्यादा होता है और यहाँ पर एपेरेंट जो है सो कम है। यदि हम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया की तरफ देखते हैं तो ये हमें उथला दिखता है, सैलो दिखता है, इसका एपेरेंट हाइट जो है सो कम रहता है। और यदि उल्टा साइड से देखें, हम पानी के अंदर में चले जाएं और ऑब्जेक्ट इसमें इधर हो, एयर में हो, तो हमें वो ज़्यादा दूर में दिखेगा। तो यहाँ पर म्यू के लिए फार्मूला जो लगाते हैं वो ये होता है, म्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, वो रियल ऑब्जेक्ट, रियल डिस्टेंस, रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। और यहाँ से ये 15 है, ये 12 है, तो कितना आ गया 5/4 या 1.25। ये हमें म्यू पता चल गया। आगे, when a light source is placed at the bottom of the beaker, it emerges out of the beaker in a circular region। यहाँ पर रख दिया है इसे, लाइट सोर्स है, यहाँ से जो लाइट सोर्स है इधर से आएगा, ठीक है, इधर से भी आएगा, यहाँ से आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके जाएगा, इधर से थोड़ा दूर जाएगा अपना नॉर्मल से, तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा। लेकिन ये देख रहे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, राइट, नॉर्मल से दूर जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इसके हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल एंगल होता है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। जब ये लाइट ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे एंगल तो इस एंगल को हम कहते हैं थीटा सी। और यदि इससे बड़ा मैंने एंगल किया तो ये जो है सो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर ही रिफ्लेक्शन खत्म हो गया ना, बाउंड्री लाइन पर आ गया। उसके बाद में यदि हम और बढ़ाएंगे यहाँ पर एंगल, ये इंसिडेंस एंगल थीटा सी से ज़्यादा, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से लाइट जो है, यहाँ पर जो लाइट आएगा वो तो निकल जाएगा, यहाँ पर जो आँख है उसको दिखेगा, राइट, लेकिन ये लाइट तो दिखेगा नहीं। और इसके बाद में और भी जो लाइट इधर हम यदि भेजेंगे तो वो क्या करेगा, वो इधर वापस चला जाएगा, तो वो भी दिखेगा नहीं। तो उसे दिखेगा कि ये हमारा एक सर्कल जो है लाइट का आ रहा है, एक सर्कुलर रीजन से लाइट आ रहा है, और इसी का रेडियस उसने पूछा। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लाइट रीजन कितना है ये बताना है। इसका रेडियस मान लेते हैं r है, ये जो है सो t है, और ये क्या है, थीटा सी है। तो थीटा सी यहाँ से हम देख सकते हैं, ये रहा इस एंगल में, इस ट्रायंगल में, इसको P कहें, इसको O कहें, इसको Q कहें, ट्रायंगल POQ में
जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। tan थीटा सी कितना, tan थीटा सी जो है सो ये r बाई टी हमें पता है, ये 15 सेंटीमीटर। r हमें पता करना है और tan थीटा सी हमें पता करना है। तो यहाँ पर यदि हमें म्यू पता चल गया है तो sin थीटा सी भी पता चल जाएगा। sin थीटा सी क्या होता है, 1 बाई म्यू, क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, और 1 बाई म्यू का मतलब है 1 बाय म्यू 5/4। sin थीटा सी 5/4 है, तो ये आप कह सकते हो कि एंगल कितना है, ये एंगल 57 डिग्री है। ये 345 वाला रूल है, 345 कंज्यूगेटिव नंबर्स है, ये एंगल 37 डिग्री होता है, तो ये 53 हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको वैल्यू यहाँ पर sin थीटा सी दिया हुआ है, आपको tan थीटा सी निकालना है। ये मैंने केवल बता दी कि एंगल कितना आएगा, ये 37 है तो ये 53 डिग्री आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये tan थीटा सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ये 53 डिग्री है। tan 4/3, उसको यहाँ पर रखिए 4/3। r हमें पूछा गया है और t हमें दे दिया है 15, तो r यहाँ से आ गया 20 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन हो गया 3। तो इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन का हमने सम कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछ दिया कि अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ दे दिया है, तो आपको म्यू निकालना है। और उसके बाद क्वेश्चन हमने ऐड किया कि ये म्यू अब आपने इसी तरीके से पता कर लिया, तो नेक्स्ट बताइए कि ये जो लाइट का रीजन है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स रख देंगे तो हर जगह से लाइट निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। जब एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल को पार कर जाएगा, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उस लाइट को इधर का आँख नहीं देख सकता है। तो जितना दूर तक का जो डिस्क जैसा रीजन नजर आएगा लाइट का, उसका रेडियस जो है सो बताना है कितना होगा। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये जो r है वो डिपेंड करता है थीटा सी पर, और थीटा सी किस पर डिपेंड करता है, म्यू पर। म्यू जितना ही ज़्यादा होगा, म्यू जितना ज़्यादा होगा, थीटा सी उतना ही कम होगा, राइट। म्यू जितना ज़्यादा होगा, थीटा सी उतना ही कम होगा, tan थीटा सी भी उतना ही कम होगा, तो r उतना ही कम होगा। तो म्यू स्मॉल है, ये r स्मॉल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे म्यू को हम छोटा करेंगे, r छोटा होता जाएगा, म्यू को बड़ा करते जाएंगे, r बड़ा होता जाएगा। और मान लीजिए दोनों का म्यू सेम कर दिए, ये म्यू जो हम कह रहे हैं वो म्यू एक्चुअली है क्या, म्यू हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यदि हम उसको से बहुत कम कर दिए, बहुत छोटा कर दिए, म्यू ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर, यदि हम इसको बहुत छोटा कर दिए तो बहुत छोटा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, सबसे कम 1 हो सकता है। तो उस केस में r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा यहाँ तो हम उल्टा बोल दिए ना, म्यू को स्मॉल करेंगे तो थीटा सी बढ़ जाएगा, थीटा सी बढ़ेगा, tan थीटा सी बढ़ेगा तो r बढ़ जाएगा, ये तो उल्टा लिख दिया। तो यदि हम म्यू को बहुत सबसे छोटा ये कर दें तो r हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो हमें कहीं भी हम जाएं हमें a दिखेगा, तो दिखना ही है, क्योंकि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है उस केस में, हम जहाँ भी चले जाएं ये हमें दिखेगा। बस यही है कि उस केस में आप एक बीकर में नहीं रख सकते लिक्विड, आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, और वो भी समुद्र को शांत रहना पड़ेगा। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साउंड से क्वेश्चन है। ये 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड वायर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये 2 मीटर लंबा तार है और दोनों इन पर फिक्स कर दिया गया है। इट रेजोनेट्स विथ ए ट्यूनिंग फोक। यहाँ पे ट्यूनिंग फोक है, उसको वाइब्रेट करते हैं तो ये भी वाइब्रेट करता है, उसके साथ रेजोनेंस है, और इसका फ्रीक्वेंसी है कितना, 450 हर्ट्ज। और तब ये उसके साथ रेजोनेंस में है, मतलब है कि रेजोनेंस में है मतलब इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है 450 हर्ट्ज। इसको यदि यहाँ पर हम 450 हर्ट्ज का बजा के छोड़ देते हैं, इसके ठीक बीच में लाके यहाँ पर, तो ये भी जो है सो वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि इसका भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है सो 450 हर्ट्ज है, इसलिए वो वाइब्रेट करने लगा। नेक्स्ट टाइम यदि हम दूसरा फॉर्क ले आते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी जो है सो
हमारे पास बहुत सारे मान लीजिए फॉर्क है, 450 के बाद 460, 70, 80 ऐसे सब है, 451 ऑल्सो, 452 ऑल्सो, सब लेके चलते जाते हैं। ये फिर कभी रेजोनेट नहीं करता है, ये कभी आवाज़ नहीं करता, वाइब्रेट नहीं करता। ये 450 हर्ट्ज हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आवाज़ करने की बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे से बढ़ाते बढ़ाते जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में मिलता है, जो नेक्स्ट फॉर्क लाते हैं उसको 540 लाते हैं, तब ये फिर बजने लगता है, मतलब ये रेजोनेंस में आ गया इसके साथ। तो पहला रेजोनेंस मिला 450 पर और दूसरा मिल रहा है 540। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द स्ट्रिंग बताना है, इस स्ट्रिंग में वेलोसिटी का साउंड कितना है वो बताना है। तो देखिए दोनों ये वायर यदि दोनों तरफ फिक्स रहता है, दोनों साइड फिक्स्ड है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है V/2L और यहाँ पे N जो है तो 1 2 3 ये उसका हार्मोनिक कहलाता है। तो F0 जब 450 हर्ट्ज पर ये बज रहा था तो N कितना था हमें नहीं पता, कुछ होगा, लेकिन 1 होगा ये गारंटी तो नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 450, N हमें नहीं पता है तो N ही रखते हैं, और V हमें पता करना है, और 2L, L का वैल्यू दिया हुआ 2 मीटर। हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, केस 1। केस 2, अब हमने जो है सो चेंज किया इसका फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक का, 450 से 540 ले आया, और तब ये फिर जो है सो रेजोनेंस में है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो है सो 540 में है। अब N कितना है, ये बोला इसके बाद में फर्स्ट यही फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये बज रहा है, मतलब रेजोनेंस में आ रहा है, मतलब N के बाद वाला जस्ट यही है। N के बाद क्या आता है, N+1, इसके बीच में ये कहीं पर रेजोनेट नहीं किया, V/2 टाइम्स L। तो ये दो इक्वेशन हमारे आ गया, दोनों को सॉल्व करके हमें भी निकाल लेना है, बहुत सिंपल है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दो में से एक इधर आ गया 90 और उधर आ गया क्या, नीचे में 4, N+1 टाइम्स V माइनस NV, जस्ट V, तो V आ गया 360 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 2 मीटर में है, लेंथ मीटर में है, और ये हर्ट्ज जो है सो पर सेकेंड को हर्ट्ज कहते हैं। तो ये इतना आ गया 360, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती मैंने किया, यहाँ 1/9 एक तो RD लिखा, TH लिखना था, एनीवे इसको एक्चुअली 19/50 होगा, तब ये ऑप्शन में से एक सही होगा। और हमने कैलकुलेशन में गलती कर दिया और मुझे लगा 1/9 सही है। एनीवे अब इसको हम करेक्ट यहाँ पर 19/50 लिख के इसको सॉल्व करते हैं। ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन, ये बॉब है सिंपल पेंडुलम का लोवेस्ट पोजीशन में है, गिवन ए वेलोसिटी जस्ट इनफ टू कंप्लीट ए सर्किल, एक वेलोसिटी दिया और ये जो है सो एक सर्किल जो है कंप्लीट कर पाता है, इधर से इतना ही इसको वेलोसिटी दिया है कि जस्ट इस सर्किल कंप्लीट कर सकता है। वो वेलोसिटी कितना होता है, वो वेलोसिटी होता है √5gl, यदि ये लेंथ l है तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इतना देंगे तब ये कंप्लीटली सर्किल मूव कर सकते हैं, जस्ट मूव कर सकता है। इससे ज़्यादा देंगे तो आराम से मूव करेगा, इससे कम देंगे तो इधर तक कहीं आएगा और वहाँ से स्लैप करेगा, ये ढीला हो जाएगा और गिर जाएगा इधर, ये सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, टेंशन जो है सो खत्म हो जाएगा स्ट्रिंग में यदि इससे कम देंगे तो। अब वो डिपेंड करता है कि कितना कम देंगे तो कहाँ पर जाकर स्लैप करेगा। एनीवे आगे क्वेश्चन इसमें है वो क्या है कि द एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल डाउनवर्ड, इसके साथ में जो एंगल थीटा है इस बॉब का वो बताना है, एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज 19/50th ऑफ दैट एट द बॉटम। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी 19/50th ऑफ क्या बोले k0, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको k0 कहते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k0 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 19/50 टाइम्स k0 है। ये थीटा के वैल्यू बताना है, बहुत सिंपल। यहाँ पर हमें वेलोसिटी पता ही चल गया, तो हमें सिंपली क्या करना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा देना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो इसमें दो कंसेप्ट याद रखना है कि मिनिमम वेलोसिटी जो बॉब को दिया जाना है ताकि वो कंप्लीट कर सके सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो होता है √5g ए, और दूसरा जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा देना है। तो यहाँ पर कितना एनर्जी है
इसको ए पॉइंट कहें, इसको बी पॉइंट कहें। ए पर जो टोटल एनर्जी है और बी पर जो टोटल एनर्जी है। ए पर एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी है। यदि हम रेफरेंस ले लें पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये लाइन, ये रेफरेंस लाइन ले लें, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी है, कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला हाइट है, ये हाइट कितना है, ये टोटल एल है, और ये वाला जो है ये थीटा यदि है, ये भी एल है, तो ये हो गया एल साइन थीटा, ये हो गया एल कॉस थीटा। ये यदि हमें पता हो कोई भी चीज़, ये एल है, इधर थीटा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है ये होता है एल कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है एल साइन थीटा। वैसे ही ये एल हमें पता है, ये थीटा के एडजेसेंट जो है वो एल कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एल है माइनस एल कॉस थीटा। ये हाइट हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये हाइट लिखेंगे इतना। तो खैर ये पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, केवल काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का, बॉब का मास एम है, वी स्क्वायर, वी ए पर जो है स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी, हाइट तो 0 है क्योंकि यही हमारा रेफरेंस है। हम रेफरेंस कुछ और भी ले सकते थे, तब दोनों जगह का चेंज हो जाता बाय सम कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ नीचे ले लेते 1 मीटर नीचे, तो एम जी टाइम्स 1 यहाँ भी आता और एम जी टाइम्स 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है इसके अलावा, तो कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, वो कैंसिल होकर फिर यही चीज़ देगा। यहाँ पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ एम वी बी स्क्वायर इतना है, और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, और हाफ एम बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पर इसने बताया कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वही है हाफ एम बी स्क्वायर, वो है 19/50 और के नॉट, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है। ये जो ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 19/50 है। एम जी एच का वैल्यू कितना है, ये एल माइनस एल कॉस थीटा, एल बाहर कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर हो गया हमारा हाफ एम वी ए स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, हाफ एम वी ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ पर है 19/50, इधर हो गया एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। बस यहाँ से कॉस थीटा निकालना है। एक एम तो चला गया, और वी ए स्क्वायर कितना है 5gl, 5gl था, ये कितना आ गया, ये आ गया 31/50, और इधर कितना बच गया, एल 1 माइनस कॉस थीटा, एल भी चला गया, ये आ गया 31/20 जी, और इधर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। जी का वैल्यू बताया कुछ उसने नहीं बताया, तो हम जी का वैल्यू 10 ले लेंगे इस सुविधा के लिए। तो कॉस थीटा कितना हो गया, 1 माइनस 31 टाइम्स जी, जी का वैल्यू 10/20। यहाँ पर मैंने फिर मिस्टेक किया थोड़ा सा, और मिस्टेक ये है कि इधर भी जी है, ये जी इधर है, उसको भूल गए लिखना, और ये जी फैक्टर आउट हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे जी नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा कितना आ गया, 1 माइनस 31/20 माइनस 11/20, ये कितना हो गया माइनस 11/20 माइनस 0.55। तो कॉस थीटा का वैल्यू आया माइनस 0.55। यहीं से आपको वैल्यू बताना है, 4 ऑप्शन है उसमें से चूज कीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 0.55 कौन सा होगा, यहाँ पर कॉस 60 तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये 3 में से कोई होगा, तीनों नेगेटिव है, तो एक एक करके देखते हैं। कॉस 120 कितना होता है, ये होता है माइनस 0.50। कॉस 135 कितना होता है, ये होता है -1/√2 मतलब
-√2/2 वैल्यू रखते हैं 1.414/2, ये आया -0.712। तो ये जो वैल्यू है इसका थीटा का वो ये दोनों के बीच में है, 120 और 135 के बीच में है वैल्यू। आपका ऑप्शन है कोई 120 और 135 के बीच में? ये आंसर है। वैसे भी आप देखिए ये जो है सो आधा है, लगभग माइनस में 0.5 है और उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू भी मैग्नीट्यूड, इसका जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। जैसे 50 से 55 हो गया, cos 180 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत थोड़ा बढ़ा है, तो बहुत थोड़ा बढ़ा है तो बहुत थोड़ा एंगल भी आएगा। तो यहाँ पर आपको ये गेस करके आंसर बताना है। देखिए क्योंकि 123 का वैल्यू आपको नहीं पता है, ये जस्ट आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं कि 123 डिग्री है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आएंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।